बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड ऑल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आप सबको फ़ज़ल कादिर ख़ान इस्लामिक इंस्टीट्यूट की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। हमारे इदारे का मिशन है मुफ्त और मयारी तालीम सबके लिए और महज अल्लाह की रज़ा के लिए। इस मकसद के हुसूल के लिए हमारे इदारे ने एक फ़्री ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है जिसका टाइटल है जेनेटिव एआई फंडामेंटल्स, मास्टर द आर्ट ऑफ एआई कन्वर्सेशंस यूजिंग चैट जीपीटी। आज इसका लेक्चर नंबर 1 है जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू जेनेटिव एआई एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और मैं हूं डॉक्टर राव मोहम्मद अदील नवाब। लर्न टू स्माइल एंड अप्रिशिएट। हमारे जो कोर्सेज हैं उनका एक बुनियादी मकसद ये भी है कि हमारे एकेडेमिया, इंडस्ट्री और सोसाइटी में कल्चर डेवलप हो सके मुस्कुराने का और हौसला अफजाई करने का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है अपने भाई के सामने तुम्हारा मुस्कुराना तुम्हारे लिए सदका है। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है अपने चेहरे पे स्माइल रखें और कुछ भी अच्छा होता है देखें या सुने तो उसकी हौसला अफजाई ज़रूर करें। लेक्चर आउटलाइन। इस लेक्चर में मैं सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर का क्विक रिकैप दूंगा। आफ्टर दैट आई विल डिस्कस इंट्रोडक्शन टू जेनेटिव एआई, देन आई विल प्रेजेंट रोल ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इन कैरियर्स, फाइनली आई विल डिस्कस इन्फ्लुएंस ऑफ वर्ड चॉइस ऑन प्रॉम्प्ट्स। लेट्स मूव टू द फर्स्ट पार्ट, क्विक रिकैप। जो हमारा प्रीवियस इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें मैंने प्रेजेंट किया था नंबर 1 ऑप्टिमल लर्निंग टेक्निक्स, नंबर 2 मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, नंबर 3 कोर्स एम्स, कोर्स लर्निंग आउटकम्स एंड कोर्स कॉन्टेक्ट, नंबर 4 कोर्स डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी, एंड नंबर 5 मैंने 3 डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स चैट जीपीटी 4o पे रन किए थे। नंबर 1 टेक्स्ट टू टेक्स्ट, नंबर 2 टेक्स्ट टू इमेज और नंबर 3 टेक्स्ट टू स्पीच। Let's move to the second part of the lecture, Introduction to Generative AI. Goal of using non-AI and AI systems. आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि हम जो AI या नॉन AI सिस्टम्स यूज करते हैं इनका क्या गोल है। टू फुलफिल एन इंफॉर्मेशन नीड। हमारी कोई इंफॉर्मेशन नीड होती है और हम उसको पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए हम इन सिस्टम्स को यूज करते हैं। इंफॉर्मेशन नीड। आपसे हम्बल क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन नीड किसे कहते हैं। इंफॉर्मेशन नीड रिप्रेजेंट करती है आपकी रिक्वायरमेंट या डिजायर को कि आप स्पेसिफिक नॉलेज या आंसर हासिल करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर सवाल या टास्क के बारे में। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप सिस्टम्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि एक सर्च इंजन फॉर एग्जांपल गूगल, या एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे कि जेमिनाई 2.0 फ्लैश, या एक जनरेटिव एआई मॉडल जैसा कि चैट जीपीटी 4। यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन नीड डिफाइन होती है उसे हम कहते हैं व्हाट अ यूजर इज लुकिंग फॉर, कि एक यूजर किस चीज की तलाश कर रहा है। सर्च इंजन इनपुट एंड आउटपुट। आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि एक सर्च इंजन की इनपुट और आउटपुट क्या होती है। सर्च इंजन की इनपुट एक क्यूरी होती है जो आमतौर पे कीवर्ड या फ्रेजेस पर मुश्तमिल होती है, और सर्च इंजन की जो आउटपुट है वो रैंक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होती है। ये जो डॉक्यूमेंट्स की रैंकिंग है ये इस बेस पर की जाती है कि एक डॉक्यूमेंट आपकी क्यूरी या सवाल से कितना रेलेवेंट है। इस लेक्चर में मैंने डेमो के तौर पे जिस सर्च इंजन को सेलेक्ट किया है वो गूगल है, और हम इसमें दो क्यूरीज रन करेंगे। नंबर 1 चैट जीपीटी 4, नंबर 2 रोबोट टीचिंग स्टूडेंट्स इन क्लासरूम। जो क्यूरी 1 है वो एक कीवर्ड है और जो क्यूरी 2 है वो एक फ्रेज है। ये दो क्यूरीज हम गूगल को देते हैं और देखते हैं कि वो हमें आउटपुट में क्या जनरेट करके देता है। ये क्यूरीज मैंने ऑलरेडी लिख के रखी हुई हैं
टाइम और एफर्ट सेव करने के लिए मैंने इस क्यूरी को कॉपी किया और ये मैंने गूगल को पहले से ही ओपन करके रखा हुआ है और मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गूगल सर्च इंजन पे हूँ और यहाँ पे मैं इस क्यूरी को कॉपी करता हूँ। ये देखिएगा मैंने इस क्यूरी को कॉपी पेस्ट किया और उसके बाद मैंने एंटर की प्रेस की। अब जो मेरी क्यूरी है वो एक शॉर्ट कीवर्ड था और आप देख सकते हैं कि इसने मुझे रैंक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर दी है। इसमें वीडियोस भी हैं और मोस्टली टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जो डॉक्यूमेंट टॉप पर आया है गूगल के मुताबिक ये इस क्यूरी से सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है। लेट्स मूव टू द सेकंड क्यूरी, रोबोट टीचिंग स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम। अगर हम ये जो सेकंड क्यूरी है यहाँ पे मैंने इसे दोबारा कॉपी पेस्ट किया और एंटर की प्रेस की, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मुझे गूगल ने रिस्पॉन्स दिया है उसमें टॉप पे वीडियोस हैं, कुछ इमेजेस हैं और ये उसने मुझे रिटर्न किया। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मेरा सवाल ये क्यूरी चेंज हुई तो गूगल की आउटपुट चेंज हो गई है और गूगल ने मुझे ये रैंक लिस्ट ऑफ वीडियोस, टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट्स या इमेजेस रिटर्न किए हैं और गूगल के मुताबिक ये जो रैंकिंग है ये इस बेस पर की गई है कि जो आपने क्यूरी दी है वो डॉक्यूमेंट से कितनी मैच करती है। सो आई होप कि हमें ये क्लियर हो गया होगा इस एग्जाम्पल से कि जो सर्च इंजन्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। सो इनपुट एक क्यूरी है और आउटपुट रैंक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल इनपुट एंड आउटपुट, आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल की इनपुट और आउटपुट क्या होती है। एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल की जो इनपुट है वो एक प्रॉम्प्ट होती है जो कि नेचुरल लैंग्वेज टेक्स्ट होता है। नेचुरल लैंग्वेज उस लैंग्वेज को कहते हैं जिसमें इंसान एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, जैसा कि अरेबिक, उर्दू, इंग्लिश। लार्ज लैंग्वेज मॉडल की जो आउटपुट है उसको रिस्पॉन्स कहते हैं और ये जनरेटेड टेक्स्ट होता है बेस्ड ऑन इनपुट। जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उसका ये गोल होता है कि जो उसका रिस्पॉन्स है वो एक्यूरेट हो और रेलेवेंट हो प्रॉम्प्ट से। यहाँ पे मैंने दो प्रॉम्प्ट्स लिए हैं और जिस लार्ज लैंग्वेज मॉडल को सेलेक्ट किया है वो गूगल का जेमिनाई 2.0 फ्लैश है। प्रॉम्प्ट 1, व्हाट इज चैट जीपीटी 4। प्रॉम्प्ट 2, प्लीज क्रिएट एन इमेज, अ रोबोट इज टीचिंग स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम। ये जो प्रॉम्प्ट 1 है ये टेक्स्ट टू टेक्स्ट है और जो प्रॉम्प्ट 2 है ये टेक्स्ट टू इमेज है। पहले प्रॉम्प्ट में इनपुट भी टेक्स्ट है, आउटपुट भी टेक्स्ट है और जो दूसरा प्रॉम्प्ट है उसमें इनपुट टेक्स्ट है लेकिन आउटपुट इमेज है। एक चीज और आप देखेंगे कि जो हमारी सर्च इंजन की क्यूरीज थी वो शॉर्ट कीवर्ड्स या फ्रेजेस थे, लेकिन यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट्स में नेचुरल लैंग्वेज टेक्स्ट को यूज किया है और ये काफी लॉन्ग हैं। लेट मी ओपन द प्रॉम्प्ट्स फर्स्ट। यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट्स मैंने पहले ही लिख के रखे हुए हैं। यहाँ पे मैं इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं इसको मूव करता हूँ। ये मैंने जेमिनाई को पहले ही ओपन करके रखा हुआ है और मैंने इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे देखें कॉपी पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने एंटर की प्रेस की तो आप देख सकते हैं कि ये मुझे रिस्पॉन्स जनरेट करके दे रहा है और ये इसने मुझे रिस्पॉन्स जनरेट किया है और मैं यहाँ पे इसे क्लिक करके इस रिस्पॉन्स को कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँ, इसको कॉपी कर लूँ और कॉपी करने के बाद ये जो मेरी फाइल है यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टॉप पे इस रिस्पॉन्स को पेस्ट भी कर सकता हूँ और बाद में मैं इसको एनालाइज भी कर सकता हूँ। जैसे इसने बताया कि चैट जीपीटी 4 इज़ अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। आप देख सकते हैं कि सर्च इंजन की आउटपुट और लार्ज लैंग्वेज मॉडल की आउटपुट में बहुत ज़्यादा फर्क है। ये दूसरा प्रॉम्प्ट हम रन करते हैं जेमिनाई के ऊपर और देखते हैं कि जेमिनाई हमें इसके ऊपर क्या आउटपुट जनरेट करके देता है। टेक्स्ट टू टेक्स्ट पे जेमिनाई ने सही परफॉर्म किया है, लेकिन अब हम जा रहे हैं टेक्स्ट टू इमेज और हम देखते हैं कि टेक्स्ट टू इमेज के लिए क्या कोशिश करता है।
ये जो इसने मुझे रिस्पॉन्स जनरेट करके दिया है वो ये है। मैं इस रिस्पॉन्स को कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अगर मैं इस रिस्पॉन्स को देखूं, तो ये जो रिस्पॉन्स इसने मुझे जनरेट किया है वो कह रहा है कि आई एम स्टिल लर्निंग हाउ टू जनरेट सर्टन काइंड ऑफ इमेजेस। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा जेमिनाई है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि ये टेक्स्ट टू इमेज पे काम कर सके। ये टेक्स्ट टू टेक्स्ट के लिए तो काम कर रहा है, लेकिन टेक्स्ट टू इमेज के लिए काम नहीं कर रहा। ये जो डिफरेंस है ये मैं आगे चल के स्लाइड में मजीद क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। जनरेटिव एआई मॉडल्स इनपुट एंड आउटपुट। आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि एक जनरेटिव एआई मॉडल की इनपुट और आउटपुट क्या होती है। एक जनरेटिव एआई मॉडल की जो इनपुट है वो टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो या दूसरी फॉर्म्स हो सकती हैं डेटा की। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा दे सकते हैं, यानी हम टेक्स्ट और इमेज को कंबाइन करके एज इनपुट दे सकते हैं। जनरेटिव एआई मॉडल के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये इन्हें साइमल्टेनियसली प्रोसेस कर सकता है और एक कोहेरेंट आउटपुट जनरेट कर सकता है। जो जनरेटिव एआई मॉडल है उसकी जो आउटपुट होती है वो ये है कि ये न्यू कंटेंट जनरेट करता है, और ये जो न्यू कंटेंट है ये टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी और वीडियो भी। इस लेक्चर में डेमो के तौर पे मैंने जिस जनरेटिव एआई मॉडल को सेलेक्ट किया है वो चैट जीपीटी 4o है, और एग्जैक्टली ये वही दो प्रॉम्प्ट्स हैं जो मैंने लार्ज लैंग्वेज मॉडल जेमिनाई 2.0 फ्लैश को दिए थे। लेट्स सी कि ये जो प्रॉम्प्ट्स हैं इनके ऊपर ये कैसा परफॉर्म करता है। ये मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद अब मैं चैट जीपीटी के इंटरफेस पर आ गया हूँ और मैं चैट जीपीटी 4o को यूज़ कर रहा हूँ। ये ओपन एआई का चैट जीपीटी प्लस सब्सक्रिप्शन है, और इसको आप $20 पर मंथ में परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया और पेस्ट किया और उसके बाद एंटर की प्रेस की। आप देख सकते हैं कि ये रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है। और ये भी चीज़ नोट कीजिएगा कि चैट जीपीटी 4o का रिस्पॉन्स जो जेमिनाई का रिस्पॉन्स है उससे डिफरेंट है। आप खुद भी इन प्रॉम्प्ट्स को डिफरेंट एलएलएम्स और जनरेटिव एआई मॉडल्स पे रन करके एनालाइज कर सकते हैं। ये अभी भी रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ और पेस्ट कर सकता हूँ, जैसे मैंने जेमिनाई के लिए किया था। लेट्स सी द डिफिकल्ट प्रॉम्प्ट। ये टेक्स्ट टू इमेज है, और हमने देखा था कि जो जेमिनाई है वो टेक्स्ट टू इमेज की कैपेबिलिटी नहीं रखता क्योंकि वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। और जो चैट जीपीटी 4 है ये जनरेटिव एआई मॉडल है, और हमने इसे ये प्रॉम्प्ट दिया और एंटर की प्रेस की। तो इनपुट में टेक्स्ट है और आउटपुट में ये आपको एक इमेज जनरेट करके देगा। आप देख सकते हैं कि ये आउटपुट जनरेट कर रहा है, इसको प्रोसेस कर रहा है। आप देख सकते हैं कि जो चैट जीपीटी 4o है इसने ये आउटपुट में हमें इमेज जनरेट करके दे दिया है। तो हम देख सकते हैं कि जो जनरेटिव एआई मॉडल्स हैं दे आर मच पावरफुल देन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एंड सर्च इंजन्स। सर्च इंजन वर्सेस लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स वर्सेस जनरेटिव एआई मॉडल। आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि सर्च इंजन, लार्ज लैंग्वेज मॉडल और जनरेटिव एआई मॉडल के दरमियान मेन डिफरेंस क्या है। ये जो प्रीवियस स्लाइड्स हैं इनमें मैंने डेमो से डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश की है। सर्च इंजन्स रैंकिंग सिस्टम्स होते हैं। ये इंफॉर्मेशन को रैंक करते हैं बेस्ड ऑन रेलेवेंस टू द क्यूरी। जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं ये स्पेशलाइज्ड होते हैं टेक्स्ट और लैंग्वेज में। ये नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड भी करते हैं और ये नेचुरल लैंग्वेज को जनरेट भी करते हैं, लेकिन ये मल्टी मॉडल भी नहीं है, और ये इमेज, वीडियो, ऑडियो और दूसरी फॉर्म्स ऑफ डेटा पे काम नहीं करते। जनरेटिव एआई मॉडल कंटेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, और ये कंटेंट जनरेट भी करते हैं, जो फॉर एग्जांपल टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, जैसे अभी मैंने चैट जीपीटी 4o से आपको इमेज जनरेट करके दिखाया है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं उनको कंसीडर किया जाता है कि वो जनरेटिव एआई मॉडल हैं, लेकिन जो जनरेटिव एआई मॉडल्स हैं वो सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल कंसीडर नहीं होते। आई होप कि इससे आपको सर्च इंजन,
लार्ज लैंग्वेज मॉडल और जनरेटिव एआई मॉडल का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ट्रेडिशनल एआई वर्सेस जनरेटिव एआई। आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि ट्रेडिशनल एआई और जनरेटिव एआई में मेन डिफरेंस क्या है। ट्रेडिशनल एआई, ट्रेडिशनल एआई में एआई मॉडल एग्जिस्टिंग डेटा से लर्न करता है और प्रेडिक्शंस करता है। फॉर एग्जांपल स्पैम ईमेल डिटेक्शन। इस प्रॉब्लम में एआई मॉडल ट्रेनिंग डेटा से लर्न करेगा और जब एक नई ईमेल आएगी तो प्रिडिक्ट करेगा कि ये ईमेल स्पैम है या नहीं है। जनरेटिव एआई, जनरेटिव एआई मॉडल्स एग्जिस्टिंग डेटा से लर्न करते हैं, लेकिन इनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये नया कंटेंट जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, वीडियो वगैरह जनरेट कर सकते हैं। ये ना सिर्फ नया कंटेंट जनरेट कर सकते हैं बल्कि नए आइडियाज भी जनरेट कर सकते हैं, विच इज समथिंग अमेजिंग। जनरेटिव एआई स्ट्रेंथ्स, जनरेटिव एआई की वो कौन सी 3 बड़ी स्ट्रेंथ्स हैं जो इससे डिफरेंट इंडस्ट्रीज में एक ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी बनाती हैं। जनरेटिव एआई की 3 बड़ी स्ट्रेंथ्स हैं। नंबर 1, कंटेंट क्रिएशन एंड पर्सनलाइजेशन। जनरेटिव एआई मॉडल्स में ये कैपेबिलिटी है कि ये हाई क्वालिटी ह्यूमन लाइक कंटेंट जनरेट कर सकते हैं ऑन अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स। और आप एक बड़े स्केल पर पर्सनलाइज कंटेंट भी जनरेट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एड कॉपी राइटिंग जनरेशन करवा सकते हैं यूजर बिहेवियर के मुताबिक। नंबर 2, एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी। जनरेटिव एआई के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि जो रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग टास्क हैं आप उनको ऑटोमेट कर सकते हैं, जिससे एफिशिएंसी बढ़ती है और आप इन्हें बहुत आसानी से स्केल अप भी कर सकते हैं एक लार्ज स्केल पर। फॉर एग्जांपल, एक चैटबॉट 24/7 कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। नंबर 3, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनोवेशन। जनरेटिव एआई के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि जो कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए ये आपको नए सॉल्यूशंस या ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस सजेस्ट करता है और हो सकता है कि जो सॉल्यूशन इसने सजेस्ट किए हों वो आपके सामने ना हो। इसके साथ साथ अगर आप नई रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आप अपने आइडियाज़ की मॉडलिंग जनरेटिव एआई के थ्रू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ड्रग डिस्कवरी। इसमें हम जनरेटिव एआई को यूज करके केमिकल कंपाउंड्स की मॉडलिंग कर सकते हैं ताकि हम नए ड्रग्स डिस्कवर कर सकें। जनरेटिव एआई लिमिटेशंस, जनरेटिव एआई की 3 बड़ी लिमिटेशंस क्या हैं। जनरेटिव एआई की 3 बड़ी लिमिटेशंस हैं। नंबर 1, एथिकल कंसर्न्स एंड मिसयूज। जनरेटिव एआई को यूज करते हुए रियलिस्टिक टेक्स्ट, इमेज, वीडियोस जनरेट किए जा सकते हैं और इनको मिस यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, डीप फेक्स, मिस इन्फॉर्मेशन और प्लेजरिज्म। जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं और जनरेटिव एआई मॉडल्स हैं ये मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा पे ट्रेन हुए हैं जो कि आमतौर पे इंटरनेट का डेटा है। और अगर इस डेटा में बाइसनेस है तो जब ये मॉडल्स अपना रिस्पॉन्स या आउटपुट जनरेट करेंगे तो उसमें भी बाइसनेस आएगी। दूसरा मेन इशू ये है कि इंटरनेट पे बहुत सारा डेटा ऐसा पड़ा हुआ है जो कॉपीराइटेड है। अगर मॉडल ने ट्रेनिंग के दौरान कॉपीराइटेड डेटा को यूज किया हुआ है तो जब मॉडल अपना रिस्पॉन्स जनरेट करेगा तो हो सकता है कि इसका रिस्पॉन्स किसी कॉपीराइटेड कंटेंट से मैच कर जाए और ये कॉपी इन्फ्रिंजमेंट होगी जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। नंबर 2, डिपेंडेंस ऑन क्वालिटी डेटा। अगर हम ऐसे जनरेटिव एआई मॉडल्स और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स डेवलप करना चाहते हैं जिनके रिस्पॉन्स एक्यूरेट भी हों और रेलेवेंट भी हों तो जो हमारा ट्रेनिंग डेटा है उसके 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। नंबर 1, मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा। नंबर 2, हाई क्वालिटी डेटा। एंड नंबर 3, डाइवर्स डेटा। और इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ डेटा को कलेक्ट करना एक टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव टास्क। नंबर 3, रिसोर्स इंटेंसिवनेस। जनरेटिव एआई मॉडल्स को ट्रेन और रन करने के लिए हमें सिग्निफिकेंट कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज, एनर्जी और टाइम चाहिए।
और इन मॉडल्स की डिप्लॉयमेंट एक बहुत एक्सपेंसिव टास्क है और इसका इन्वायरमेंट के ऊपर भी इम्पैक्ट है। टू डू एंड यूर टर्न। टू डू टास्क। टू डू टास्क 1। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जनरेटिव एआई के कम से कम 3 पॉपुलर यूज केसेस ढूंढें इन डोमेन्स के लिए: एजुकेशन, हेल्थ केयर, फाइनेंस, मेडिसिन एंड बिजनेस। टू डू टास्क 2। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि टू डू टास्क 1 में जो आपने यूज केसेस ढूंढे हैं उनमें से हर एक की इनपुट लिखें और आउटपुट लिखें। इसके साथ साथ ये भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि किस यूज केस के लिए कौन सा जनरेटिव एआई मॉडल सबसे ज्यादा सुटेबल होगा। योर टर्न टास्क। योर टर्न टास्क 1। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सर्च करें और लिखें जनरेटिव एआई की 2 स्ट्रेंथ्स और 2 लिमिटेशंस जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस नहीं की। टू समराइज, इस सेक्शन में मैंने ये प्रेजेंट किया कि सर्च इंजन्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और जनरेटिव एआई में मेन डिफरेंस क्या है और ये कैसे काम करते हैं। नंबर 2, मैंने ये प्रेजेंट करने की कोशिश की कि ट्रेडिशनल एआई और जनरेटिव एआई में क्या डिफरेंस है। और नंबर 3, अगर हम जनरेटिव एआई को एफिशिएंटली यूज करना चाहते हैं तो हमें इसकी 3 बड़ी स्ट्रेंथ्स और 3 बड़ी लिमिटेशंस जरूर पता होनी चाहिए। Let's move to the third part of the lecture: role of prompt engineering in careers. Importance of prompt engineering across industries. आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है इसकी अहमियत क्यों बढ़ती जा रही है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर ये पोटेंशियल है कि ये ना सिर्फ एलएलएम्स और जनरेटिव एआई मॉडल्स का जो इंटरैक्शन है उसको रेवोल्यूशनलाइज कर सकती है, बल्कि ये आपको हेल्प कर सकती है कि आप इन मॉडल्स को गाइड करें ताकि आपकी डिजायर्ड आउटपुट आपको जल्दी से मिल जाए। इसके साथ साथ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो एलएलएम्स हैं और जनरेटिव एआई मॉडल्स हैं ये मुख्तलिफ डाइवर्स एप्लीकेशंस में इंटीग्रेट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, माइक्रोसॉफ्ट ने को पायलट को इंटीग्रेट किया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। इसके साथ साथ ये पॉइंट अहम है कि जो दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज हैं वो काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और जनरेटिव एआई मॉडल्स की डेवलपमेंट में। सैलरी प्रॉम्प्ट इंजीनियर। आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि यूएस में 2024 में एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर की एवरेज माहाना तनख्वाह क्या है। ग्लास डोर और जिप रिक्रूटर्स के मुताबिक अमेरिका में 2024 में एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर की औसतन माहाना तनख्वाह $5,000 से $14,000 के दरमियान थी। रोल ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इन टॉप 10 कैरियर्स। आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि जो टॉप 10 कैरियर्स हैं उनमें जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है उसका क्या सिग्निफिकेंट रोल होगा फ्यूचर में। वो टॉप 10 कैरियर्स जिनमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगी फ्यूचर में वो ये हैं: नंबर 1, एआई कंटेंट राइटर और कॉपी राइटर। नंबर 2, कन्वर्सेशनल एआई इंजीनियर। नंबर 3, एआई एमएल इंजीनियर। नंबर 4, एआई राइटिंग एवेल्युएटर। नंबर 5, एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर। नंबर 6, user experience design. Number 7, data scientist. Number 8, game developer. Number 9, education and training. And number 10, research scientist. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है और इसकी इनपुट और आउटपुट क्या है। प्रॉम्प्ट इंजीनियर के जरिए से आप ऐसे अल्फाज का इंतखाब करते हैं जो आप अपने जनरेटिव एआई मॉडल को दें तो वो आपको आपकी डिजायर्ड आउटपुट रिटर्न कर दे। जो इनपुट है वो एक प्रॉम्प्ट होता है और जो आउटपुट है वो एक रिस्पॉन्स होता है, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो वगैरह। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में सही अल्फाज का इंतखाब बहुत अहम है। टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स। आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि प्रॉम्प्ट्स की कितनी टाइप्स हैं।
5 टाइप्स हैं प्रॉम्प्ट्स की। नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव प्रॉम्प्ट, नंबर 2 इंस्ट्रक्शनल प्रॉम्प्ट, नंबर 3 कन्वर्सेशनल प्रॉम्प्ट, नंबर 4 क्रिएटिव प्रॉम्प्ट एंड नंबर 5 कंपैरेटिव प्रॉम्प्ट। डिस्क्रिप्टिव प्रॉम्प्ट, डिस्क्रिप्टिव प्रॉम्प्ट क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव प्रॉम्प्ट के जरिए से हम अपने मॉडल को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन या डिस्क्रिप्शन चाहिए। इसको यूज करना उस वक्त सूटेबल होता है जब हमें डायरेक्ट डेटा ड्रिवन आंसर्स चाहिए हो। इंस्ट्रक्शनल प्रॉम्प्ट्स, इंस्ट्रक्शनल प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शनल प्रॉम्प्ट्स कंसाइज स्ट्रक्चर्ड गाइडलाइंस होती हैं जो हम अपने मॉडल को देते हैं ताकि वो हमें स्पेसिफिक रिस्पॉन्स रिटर्न करे या एक्शंस परफॉर्म करे। इनको यूज करना उस वक्त सूटेबल होता है जब हमें किसी टास्क या प्रोसीजर में हेल्प चाहिए हो। कन्वर्सेशनल प्रॉम्प्ट्स, कन्वर्सेशनल प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं? कन्वर्सेशनल प्रॉम्प्ट्स को डिजाइन किया जाता है इंगेज करने के लिए या कॉन्टेक्चुअल डिस्कशंस को स्टार्ट करने के लिए। इनको यूज करना उस वक्त सूटेबल है जब हम आइडियाज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, डिस्कशंस करना चाहते हैं या एंटरटेनमेंट चाहते हैं। क्रिएटिव प्रॉम्प्ट्स, क्रिएटिव प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं? क्रिएटिव प्रॉम्प्ट्स के जरिए से हम क्रिएटिव आउटपुट्स जनरेट कर सकते हैं। इनको यूज करना उस वक्त सूटेबल होता है जब हमने क्रिएटिव राइटिंग करनी हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी हो या कोई और क्रिएटिव आउटपुट हमें चाहिए हो। कंपैरेटिव प्रॉम्प्ट्स, कंपैरेटिव प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं? कंपैरेटिव प्रॉम्प्ट्स के जरिए से हम कंपैरिजंस और एनालिसिस कर सकते हैं। इनको यूज करना उस वक्त सूटेबल होता है जब हमने डिसीजन मेकिंग करनी हो या डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करना हो। एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैंने 10 प्रॉम्प्ट्स लिखे हैं। काइंडली आप ये बताएं कि कौन सा प्रॉम्प्ट किस कैटेगरी में फॉल करता है। डिस्क्रिप्टिव, इंस्ट्रक्शनल, कन्वर्सेशनल, क्रिएटिव, कंपैरेटिव। मैं प्रॉम्प्ट्स आपके लिए रीड करता हूं, आप काइंडली कैटेगराइज करते जाएं। ड्राफ्ट एन ईमेल फॉर अ जॉब एप्लीकेशन। हाउ डज जनरेटिव एआई डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल एआई? Invent a new product and describe it. Describe the features of ChatGPT. Summarize this paragraph in 50 words. What is generative AI? Tell me a story about AI in 2050. Write a poem about generative AI. What are your thoughts on climate change? Compare the benefits of AI and machine learning. Let's see the answer. Descriptive prompts. What is generative AI? Describe the features of ChatGPT. इसमें हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन या डिस्क्रिप्शन की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शनल प्रॉम्प्ट्स। समराइज दिस पैराग्राफ इन 50 वर्ड्स। ड्राफ्ट एन ईमेल फॉर अ जॉब एप्लीकेशन। इसमें हम अपने एआई मॉडल को कंसाइज स्ट्रक्चर्ड गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमें ये टास्क परफॉर्म करके दो। Conversational prompts. What are your thoughts on climate change? Tell me a story about AI in 2050. इन prompts में आप एक डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। Creative prompts. Write a poem about generative AI, invent a new product and describe it. आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे पोएम क्रिएट कर रहे हैं या एक प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो एक क्रिएटिव टास्क परफॉर्म हो रही है। Comparative prompts. Compare the benefits of AI and machine learning. How does generative AI differ from traditional AI? यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये हमारे कंपैरेटिव प्रॉम्प्ट्स हैं। आई होप कि इन एग्जाम्पल से आपको इन प्रॉम्प्ट्स के डिफरेंस क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में 5 बड़े चैलेंज हैं। उनको मैं वन बाय वन यहाँ प्रेजेंट करूंगा और उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है अगर हम सिंपल, फास्ट और एक्यूरेट प्रॉम्प्ट्स लिखना चाहते हैं। चैलेंज 1, एम्बिग्विटी।
प्रॉम्प्ट, टेल मी अबाउट जनरेटिव एआई। इस प्रॉम्प्ट में क्या एम्बिग्विटी है और एक पॉसिबल रिफाइंड प्रॉम्प्ट क्या हो सकता है? इस प्रॉम्प्ट में ये एम्बिग्विटी है कि हम स्पेसिफिकली नहीं बता रहे कि हम जनरेटिव एआई के किस एस्पेक्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं और किस डोमेन से है वो। टिप ये है कि आप हमेशा स्पेसिफिक लैंग्वेज और एग्जांपल्स को यूज करें। एक पॉसिबल रिफाइंड प्रॉम्प्ट ये हो सकता है, व्हाट आर द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ जनरेटिव एआई इन हेल्थ केयर। अब देखें कि मैंने बहुत स्पेसिफिकली कहा है कि मुझे कोर कॉन्सेप्ट जानने हैं जनरेटिव एआई के और हेल्थ केयर के बारे में जानने हैं। चैलेंज 2, ओवरलोडिंग प्रॉम्प्ट, समराइज एंड एनालाइज दिस टेक्स्ट। काइंडली बताइएगा ये प्रॉम्प्ट ओवरलोडेड कैसे है और एक पॉसिबल रिफाइंड प्रॉम्प्ट क्या हो सकता है। इस प्रॉम्प्ट में हमने दो टास्क एक साथ बता दिए हैं, समराइज करना और एनालाइज करना। टिप ये है कि आप अपने सवालों को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करें। एक पॉसिबल रिफाइंड प्रॉम्प्ट ये हो सकता है, समराइज द टेक्स्ट फुल स्टॉप, एनालाइज द थीम्स इन द समरी फुल स्टॉप। रिफाइंड प्रॉम्प्ट में मैंने अपने जो टास्क हैं उनको दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया है। पहले सेंटेंस में समराइज करने की रिक्वेस्ट की है और दूसरे सेंटेंस में एनालाइज करने की है। चैलेंज 3, कॉन्टेक्स्ट इनकम्प्लीटनेस प्रॉम्प्ट, एक्सप्लेन जनरेटिव एआई। काइंडली बताइएगा कि इसका कॉन्टेक्स्ट इनकम्प्लीट क्यों है और हम एक पॉसिबल रिफाइंड प्रॉम्प्ट कैसे लिख सकते हैं। हमने ये नहीं बताया कि हम जनरेटिव एआई को किस कॉन्टेक्स्ट में जानना चाहते हैं। टिप ये है कि जब भी प्रॉम्प्ट लिखें तो डिटेल कॉन्टेक्स्ट जरूर दें। एक पॉसिबल रिफाइंड प्रॉम्प्ट ये हो सकता है, एक्सप्लेन जनरेटिव एआई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेशियल रिकग्निशन। अब जो आंसर होगा वो एक्यूरेट भी होगा और रेलेवेंट भी होगा। चैलेंज 4, लेंथी प्रॉम्प्ट्स प्रॉम्प्ट, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द एंटायर प्रोसेस ऑफ चैट जीपीटी टेक्स्ट जनरेशन। काइंडली बताएं कि इस लेंथी प्रॉम्प्ट को हम कॉन्साइज और शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। टिप ये है कि आप कॉन्साइज रहें और क्लैरिटी को मेंटेन रखें। एक पॉसिबल रिफाइंड प्रॉम्प्ट ये हो सकता है, हाउ डज चैट जीपीटी जनरेट्स टेक्स्ट। आप देख सकते हैं ये रिफाइंड प्रॉम्प्ट कॉन्साइज भी है और क्लियर भी है। चैलेंज 5, बाइस इन प्रॉम्प्ट्स प्रॉम्प्ट, व्हाई इज जनरेटिव एआई बेटर। काइंडली बताएंगे इसमें क्या बाइसनेस है और एक पॉसिबल रिफाइंड प्रॉम्प्ट क्या हो सकता है। इसमें बाइसनेस ये है कि हम ये क्लेम कर रहे हैं कि जनरेटिव एआई बेटर है, लेकिन जैसे अर्ज किया कि इसके फायदे भी हैं नुकसान भी हैं, तो हमारा ये प्रॉम्प्ट बाइस्ड है। टिप ये है कि आप नेचुरल फ्रेजिंग को यूज करें, यानी नेचुरल फ्लो में जैसे एक ह्यूमन लिखता है उसी तरह से लिखने की कोशिश करें। एक पॉसिबल डिफाइंड प्रॉम्प्ट ये हो सकता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जनरेटिव एआई। इस प्रॉम्प्ट में बाइसनेस नहीं है क्योंकि हम जनरेटिव एआई के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों की बात कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट टिप है, अगर आप एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं और आपको अपनी डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलती, तो आप आइटरेटिव प्रॉम्प्ट डिजाइन को यूज करते हुए अपने प्रॉम्प्ट को रिफाइन करें। और ये जो मैंने अभी चैलेंजेस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स को यूज करने के बारे में टिप्स दी हैं, इनको यूज करें। आई होप कि अगर आप इन टेक्निक्स को यूज करेंगे तो आप पहली या दूसरी अटेम्प्ट में ही अपनी डिजायर्ड आउटपुट हासिल कर लेंगे। टू डू एंड योर टर्न। टू डू टास्क, टू डू टास्क 1, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये जो 5 डिफरेंट टाइप्स हैं प्रॉम्प्ट्स की, डिस्क्रिप्टिव, इंस्ट्रक्शनल, कन्वर्सेशनल, क्रिएटिव एंड कंपैरेटिव, इनकी एटलीस्ट दो दो एग्जांपल्स ढूंढें और लिखें। टू डू टास्क 2, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आप किसी भी जनरेटिव एआई मॉडल को यूज करते हुए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि आपके फील्ड या कैरियर में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का क्या रोल होगा फ्यूचर में। योर टर्न टास्क 1,
आपसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आप ये प्लान करें कि आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को कैसे लर्न करेंगे और उसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे अपने फील्ड में, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ जाए। इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि वो कौन सी डोमेन्स हैं, वो कौन से एरियाज हैं जिनमें आप अपनी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की एक्सपर्टीज को एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। टू समराइज, इस सेक्शन में मैंने आपको ब्रीफ ओवरव्यू दिया कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की डिफरेंट टाइप्स क्या हैं और उसमें हमें डिफरेंट चैलेंजेस क्या आते हैं। अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में एक्सीलेंस हासिल कर लेते हैं तो आपकी जो मंथली सैलरी है वो $5,000 से $14,000 के दरमियान हो सकती है। लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर, इन्फ्लुएंस ऑफ वर्ड चॉइस ऑन प्रॉम्प्ट्स। एग्जाम्पल, इन्फ्लुएंस ऑफ वर्ड चॉइस। जब हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो जो अल्फाज का इंतखाब है उसका क्या इन्फ्लुएंस है जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है, इसको मैं इंशाल्लाह एक एग्जाम्पल की मदद से एक्सप्लेन करूंगा। इंफॉर्मेशन नीड, आई वांट टू नो अबाउट फीचर्स ऑफ चैट जीपीटी 4o। मेरी इंफॉर्मेशन नीड ये है कि मैं चैट जीपीटी 4o के फीचर्स के बारे में जानना चाहता हूँ। इस एग्जाम्पल में मैंने 3 डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स लिखे हैं और जो वर्ड्स की वेरिएशन है वो मैंने बहुत स्मॉल रखी है, और आप उसमें देखिएगा कि जो रिस्पॉन्स है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। यहाँ एक और हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये जो मैंने प्रॉम्प्ट्स रन किए थे ये मैंने 3 जनवरी 2025 को रन किए थे। जो जनरेटिव एआई मॉडल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली नए और फ्रेश डेटा पे ट्रेन होते रहते हैं, तो हो सकता है कि अगर आप आज इन प्रॉम्प्ट्स को रन करें तो एग्जैक्टली वो रिस्पॉन्स ना आए। लेकिन यहाँ पे जो मेरा मकसद है इस एग्जाम्पल से वो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि जो हम वर्ड्स की चॉइस या सिलेक्शन है वो अपने प्रॉम्प्ट्स में बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि इससे हमारे रिस्पॉन्स पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट आता है। सो लेट्स सी दिस 3 प्रॉम्प्ट्स वन बाय वन। प्रॉम्प्ट 1, प्लीज टेल मी फीचर्स ऑफ चैट जीपीटी 4o। जब ये मैंने प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी 4o को दिया तो जो रिस्पॉन्स इसने मुझे रिटर्न किया वो मैंने अपने पास सेव कर लिया, और ये आप स्लाइड के ऊपर देख सकते हैं। सबसे पहले इसने चैट जीपीटी 4o का इंट्रोडक्शन दिया, फिर मुझे ये बताया नंबर 1 जो इसका फीचर है मल्टी मॉडल इनपुट एंड आउटपुट, जो दूसरा फीचर है वो इनहेंस्ड वॉइस इंटरेक्शन है, तीसरा जो है इम्प्रूव्ड मल्टीलिंगुअल सपोर्ट है, चौथा जो है वो एडवांस्ड विजन कैपेबिलिटीज है, और इसी तरह से इसने मुझे 3 और फीचर्स बताए। तो टोटल इसने मुझे 7 डिफरेंट फीचर्स बताए चैट जीपीटी 4o के। और मेरा प्रॉम्प्ट बड़ा सिंपल था कि मुझे चैट जीपीटी 4o के फीचर्स के बारे में बताएं। इस प्रॉम्प्ट में मैंने सिर्फ 2 वर्ड्स की चेंज की, और वो 2 वर्ड्स हैं टॉप 3। ये मैंने 2 वर्ड्स ऐड किए। अब मेरा नया प्रॉम्प्ट 2 क्या बना, वो ये है प्लीज टेल मी टॉप 3 फीचर्स ऑफ चैट जीपीटी 4o। मुझे चैट जीपीटी 4o के जो टॉप 3 फीचर्स हैं वो बताइए। अब जो मुझे चैट जीपीटी 4o ने रिस्पॉन्स दिया वो आपके सामने है, और आप देख सकते हैं कि जो इसने मुझे 3 फीचर्स बताए हैं उसमें नंबर 1 है मल्टी मॉडल कैपेबिलिटीज, नंबर 2 इनहांस कॉन्टेक्स्ट हैंडलिंग, एंड नंबर 3 इनहांस्ड क्रिएटिविटी एंड कोलैबोरेशन। आप देख सकते हैं कि 2 वर्ड्स ऐड करने से रिस्पॉन्स जो है वो इंटायरली डिफरेंट है। जो पहला प्रॉम्प्ट था उसका रिस्पॉन्स और है, जो प्रॉम्प्ट 2 का रिस्पॉन्स है वो और है। लेट्स सी अनदर प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट नंबर 3। जो पहला प्रॉम्प्ट है उसके आखिर में मैंने 3 वर्ड्स ऐड किए हैं, फॉर इमेज डेटा। बाकी प्रॉम्प्ट सेम है। तो प्रॉम्प्ट 3 क्या बना, प्लीज टेल मी फीचर्स ऑफ चैट जीपीटी 4o फॉर इमेज डेटा। मुझे इमेज डेटा के लिए चैट जीपीटी 4o के फीचर्स बताइए। अब जो मेरे पास रिस्पॉन्स आया है वो आप देखें। इसमें जो इसने सबसे पहले मुझे फीचर बताया है वो है इमेज अंडरस्टैंडिंग, फिर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, फिर टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन OCR, इमेज डिस्क्रिप्शन, इमेज क्लासिफिकेशन। ये नेक्स्ट स्लाइड पे भी जो चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स है वो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है, और
ये जो तीसरी स्लाइड है इस पे भी चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पे रिस्पॉन्स खत्म हो जाता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इसने मुझे 15 डिफरेंट फीचर्स बताए हैं जो इमेज डेटा के लिए अवेलेबल हैं चैट जीपीटी 4o के थ्रू। एनालिसिस प्रॉम्प्ट 1, 2 एंड 3। अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में एक्सीलेंस हासिल करना चाहते हैं तो आपके प्रॉम्प्ट के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है उसको थॉरली एनालाइज जरूर करें। लेट्स सी द एनालिसिस पार्ट। प्रॉम्प्ट 1, इसमें वर्ड्स देखिएगा, प्लीज टेल मी फीचर्स ऑफ चैट जीपीटी 4o। प्रॉम्प्ट 2, प्लीज टेल मी टॉप 3 फीचर्स ऑफ चैट जीपीटी 4o। सिर्फ 2 वर्ड्स ऐड हुए, टॉप 3। Prompt 3, please tell me features of ChatGPT 4o for image data। Prompt 1 के एंड पे मैंने 3 वर्ड्स ऐड किए, फॉर इमेज डेटा। और अभी हमने इन तीनों के जो रिस्पॉन्सेज हैं जब उनको एनालाइज किया तो हमें ये पता चला कि जो रिस्पॉन्सेज इन 3 प्रॉम्प्ट्स के अगेंस्ट चैट जीपीटी 4o ने जनरेट किए हैं वो काफ़ी मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। तो हमने लेसन ये लर्न किया कि हम जब भी प्रॉम्प्ट लिखें तो जो हमारे अल्फाज का इंतखाब है, उनकी चॉइस या सिलेक्शन है, वो हम बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि ये जो अल्फाज का इंतखाब है ये एक बहुत अहम रोल प्ले करता है रिस्पॉन्स जनरेशन में। अगर आपने सही अल्फाज का इंतखाब कर लिया तो जो जनरेटिव एआई मॉडल का रिस्पॉन्स होगा वो एक्यूरेट भी होगा और रेलेवेंट भी होगा और आपकी टाइम और एफर्ट क्या होगी, सेव होगी। टू डू एंड योर टर्न। टू डू टास्क। टू डू टास्क 1, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये 3 प्रॉम्प्ट्स मैंने दिए हैं, ये 3 प्रॉम्प्ट्स आप किसी भी जनरेटिव एआई मॉडल पे रन करें और उनके रिस्पॉन्सेस को एनालाइज करें जैसे इस लेक्चर में आपको करके दिखाया गया है। वो 3 प्रॉम्प्ट्स ये हैं। प्लीज टेल मी फीचर्स ऑफ चैट जीपीटी 4o। प्लीज टेल मी ऑल फीचर्स ऑफ चैट जीपीटी 4o। प्लीज टेल मी यूनिक फीचर्स ऑफ चैट जीपीटी 4o। योर टर्न टास्क। योर टर्न टास्क 1, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक इंफॉर्मेशन नीड सेलेक्ट करें जैसे हमने आपको इस लेक्चर में करके दिखाई, और डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स लिखें और उनमें स्मॉल वेरिएशन रखें वर्ड्स की, और फिर जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं मॉडल से उनको आप एनालाइज करें ताकि आप कंप्लीटली और करेक्टली अंडरस्टैंड कर सकें कि जो वर्ड चॉइस है या वर्ड सिलेक्शन है उसका प्रॉम्प्ट्स में कितना अहम रोल है और वो कितना इन्फ्लुएंस करते हैं आपके रिस्पॉन्स जनरेशन को। तो समराइज, इस सेक्शन में मैंने ये प्रेजेंट करने की कोशिश की कि जो वर्ड की चॉइस है या सिलेक्शन है प्रॉम्प्ट लिखते हुए वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है उस रिस्पॉन्स को जो आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल या जनरेटिव एआई मॉडल आपको जनरेट करके देता है। लेक्चर समरी। टू समराइज, इस लेक्चर में मैंने प्रेजेंट किया इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव एआई, रोल ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इन कैरियर्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ वर्ड चॉइस ऑन प्रॉम्प्ट्स। In next lecture. In next lecture, I will present fundamentals of crafting simple, fast, and accurate prompts. References, इस लेक्चर की प्रिपरेशन में मैंने चैट जीपीटी 4o और जेमिनी 2.0 फ्लैश से हेल्प ली। आपके काइंडली कोई क्वेश्चंस हो तो वो आप पूछ सकते हैं। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप फजल कादिर खान इस्लामिक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को ज्वाइन करें, और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर।